नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अपनी राजनीति बात करे साहित्य की, बात करे समाज, कोई भी क्षेत्र शायद ऐसा अछूता नहीं रहा है जहां के छात्र देश विदेश तक अपना परचम ना लहरा रहे हो, या यूं कहें कि नामचीन हस्तियां इस विश्वविद्यालय से निकली हैं। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में स्थापित चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में आज छात्र आंदोलन किस तरीके से चल रहा है, सड़कों पर है छात्र, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और ये सारा का सारा फीस बढ़ोतरी को लेकर के, वो भी कोई 1-2% नहीं, 400% फीस बढ़ोतरी को लेकर के ये आदेश है, ये फरमान है, जिसका लगातार जो है छात्र संगठन फिलहाल विरोध कर रहे हैं। और इसके पीछे तर्क भी ये दिया जा रहा है कि नए छात्रों के लिए है, पुराने छात्रों के लिए नहीं। अरे साहब, सवाल तो ऐसे में ये है कि नए छात्र जो आ रहे हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ने, जो तमाम उम्मीदों के साथ आ रहे हैं, एक विश्वास के साथ आ रहे हैं, वो क्या उनके वहां पर कोई पौधा लगा हुआ है क्या पेड़ का? ऐसे तमाम सारे सवाल है। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हंगामे की जो तस्वीरें हैं, लगभग 1 महीने का वक्त हो गया, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से इस मामले ने और भी ज्यादा तेजी लाई है। 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में छात्र छात्राएं किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी शामिल हैं, जुलूस निकाल करके प्रदर्शन चल रहा है। अंबेडकर नगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई हैं। बड़ी बात यह है कि बढ़ी हुई फीस वापसी की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है, तो घमासान जारी है, और सवाल यह कि कैसे हो इस समस्या का समाधान। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ताला जड़ा हुआ और हंगामे के बीच कैसे बनेगी बात, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई, जरा वो सुनवाना चाहेंगे। गेट बंद है तो इस वजह से क्लास नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हिसाब से छात्रों के समर्थन में भी है, जो फीस वृद्धि हुई है उसके समर्थन में हम लोग, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जो बढ़ाई गई है फीस वृद्धि। उनकी हर धर्मिता है, हम लोग की बात सुन रही, उनको हम लोग की बात उनको सुनना होगा। फीसें हमारी डिक्टेटरशिप कर रही हैं, और जो इन्होंने बढ़ाया ना, ये सिर्फ फीस वृद्धि का मुद्दा नहीं, बहुत दिनों से उन्होंने बहुत सारी मनमानियां कर रखी हैं। सोचिए, वो छात्राओं का अंदर आना बंद कर देंगे, कब आपको कोई टोक देगा, कब आपको कोई लाइब्रेरी से बाहर कर देगा, कब आपको कोई कहाँ कुछ कर देगा, कुछ सर्टेन नहीं है। जब से वो आई है ना, डिक्टेटरशिप मच गया है। हम लोगों से मिलने के लिए महिला है, महिला होते हुए उन्होंने लड़कियों के लिए कुछ नहीं किया। वो विश्वास में ले सकती थी सारी लड़कियों को, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करना जरूरी समझा। तो 21 दिनों से आमरण अनशन जारी है, फीस वृद्धि पर जारी है हंगामा, और हंगामा भारी है, विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो अभी आपने छात्राओं को भी सुना कि नए वीसी जो हैं वो लगातार किस तरीके से जो बंदिशें भी लगा रही हैं, उनकी अपनी हिटलर शाही चल रही है। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जिन पर छात्र छात्राओं को आपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फीस वृद्धि पर कब थमेगा फसाद, और हंगामे के बीच कैसे बनेगी बात। तो हंगामे के बीच सवाल यह है कि जो हंगामा है उसके बीच कैसे बनेगी बात, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान कैसे निकलेगा। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे। बात चूंकि यहां पर राजनीति की नहीं है, हम बात कर रहे हैं छात्र हित की। जब छात्र हित की जब बात होती है तो हम छात्र हितों की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ फीस को लेकर भी बात करेंगे, क्या कुछ किस तरीके से एक समाधान निकल सकता है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से जो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, एक बड़ा पैनल आज हमने खास आमंत्रित किया है, इसीलिए क्योंकि बात छात्र हित की है। जल्दी से तारुफ करा देते हैं। समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता सपा। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जादौन जी हैं, नेता बीजेपी। दुष्यंत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव जी हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट NSUI के। अखिलेश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज अखिलेश जी के पास आऊंगा और उन्हीं से समझूंगा। मैं इसीलिए मैंने आज कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि मैं किसी भी राजनीति में नहीं, चक्कर में नहीं पड़ने चाह रहा हूं। अखिलेश जी, कुल मिलाकर के जो छात्रों की जो मांग है, जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है, आंदोलन किस तरीके से तेज होता जा रहा है लगातार, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर, प्रतिक्रिया कि कितनी जायज मानते हैं आप
देखिए सर, मैं बिना इधर उधर की बात किए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रामीण परिवेश के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अयोध्या और समग्र उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश के सटे हुए राज्य के छात्र यहाँ पर पढ़ने हैं। गरीब से गरीब का बच्चा यहाँ पर पढ़ने आता है। आप देखेंगे कि जिस हिसाब से 400% फीस वृद्धि कर दी गई है, इनके एकाएक फीस वृद्धि से इन ग्रामीण तबकों से आने वाले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तमाम वर्गों के लोग हैं जो कि सीधे तौर पर उच्च शिक्षा से वंचित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ऐसा शहर है कि गरीब से गरीब का बच्चा यहाँ पर एक आशा लेकर के आता है और यहाँ से IAS, PCS और तमाम पदों को ऐसा देश की आजादी से पहले से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो इन पृष्ठभूमियों से आने वाले हजारों नहीं लाखों हमारे यहाँ के छात्र रहे हैं जो कि समाज की प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ न कुछ लेकर के, चाहे वह IAS हो, PCS हो, क्लर्क हो, लेखपाल, मास्टर, कुछ न कुछ बन करके सर निकला है। आप देखेंगे यदि आप इलाहाबाद की डेलीगेसियों में चले जाएंगे देखने के लिए तो पता चले 2 छात्र एक कमरे में रह रहे हैं तो तीसरा छात्र सिर्फ ये रिक्वेस्ट करके कि हम आप सभी का खाना बना देंगे, हमें भी कमरे पर रख लीजिए और पता करेंगे उस छात्र के बारे में तो वह छात्र पता चलेगा कि विश्वविद्यालय में टॉपर है। तो इन पृष्ठभूमियों के छात्र यहाँ पर सर पढ़ने आते हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल है, वो सपने लेकर के आते हैं और सपने हैं। देखना इंसानी फितरत है। सपने हम भी देखते हैं, सपने आप भी देखते हैं और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं उस विश्वविद्यालय में एक सपना लेकर के। मैं एक बार दुष्यंत जी के पास आऊंगा। दुष्यंत जी, मैंने सपनों की बात की। वो तमाम सारे छात्र जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं एक सपना लेकर के कि वो भी एक IAS, PCS बनेंगे। जब कहते हैं कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, वो सपने लेकर के आते हैं। लेकिन वो सपने अब इस प्रदर्शन को, इन तस्वीरों को देख करके शायद आपने भी देखा होगा कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसी चलता रहेगा आंदोलन? क्या सोचा है? नहीं, मैं आलोक जी एक बात बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। तो मेरा मानना भी ये है कि एकाएक इतनी फीस नहीं बढ़नी चाहिए। कम से कम विश्वविद्यालय को एक क्रमिक के अनुसार फीस बढ़ानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन भी कह रहा है कि जिस 100 साल के बाद हमने फीस बढ़ाई है और उसके साथ साथ या उससे पहले फीस नहीं बढ़ाई है, तो दोनों छात्रों को और विश्वविद्यालय को दोनों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए और इस आमरण अनशन को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि छात्र जितना आंदोलन करेंगे या अनशन करेंगे उससे उनकी शिक्षा पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि जल्दी से जल्दी विश्वविद्यालय प्रशासन को और छात्रों को एक साथ बैठकर दुष्यंत जी जिस विश्वविद्यालय प्रशासन की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन में क्या उतनी काबिलियत नहीं है कि जो छात्र संगठन और जो विरोध कर रहे हैं आमने सामने मिलकर बात करें? अब सड़कों पे मामला आ गया, अभी भी क्या आपको लग रहा है कि विरोध हो रहा है? मुंडन तक करवाया छात्रों ने। मैं छात्र हित की ही खाली बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भी छात्र हितों के साथ ही हूँ। मेरा भी मानना यह है कि प्रशासन को जितनी जल्दी इस समस्या को सुलझाना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपना डेलीगेट तय करके और छात्रों के साथ बात करके उसको तुरंत खत्म करना चाहिए। मेरा भी मानना यही है जी। तो एक डेलीगेट जाना चाहिए और बीच में, लेकिन सवाल यह है कि जब VC साहिबा जब शायद विदेश में बैठी हैं, शायद उनके कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो बातचीत का रास्ता फिर कैसे निकल करके आएगा? इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी जल्दी से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए। दिलीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अवनीश यादव जी भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए जो कि पूर्व छात्र संघ इलाहाबाद अध्यक्ष हैं। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, स्थिति तो बड़ी भयावह होती जा रही। पहले तो ये प्रदर्शन पता नहीं चला, लेकिन जब NSUI भी उसी में कूदा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इसमें कूदा, इसमें तब जाकर के जो इस मामले ने पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ी। तो मामला यूं ही चलता रहेगा? कैसे, किस तरीके से अब ये इस समस्या का समाधान निकलेगा? बड़ी बात अब ये है। नहीं देखिए, ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है। ये आंदोलन लगातार 2 सालों से चल रहा है विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के खिलाफ, विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली के लिए। तो जो आज आप कह रहे हैं कि ABVP आया नहीं है। ABVP विश्वविद्यालय के आंदोलन को कमजोर करने के लिए आया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ABVP कहाँ है? ABVP तो संघ का अनुसांगिक संगठन है और ABVP से तमाम निकले हुए नेता हिंदुस्तान के बड़े राजनीतिक पदों पर सुशोभित हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों,
शायद शिक्षा मंत्री हो, ये भी लोग एबीवीपी से लिखे हैं। एबीवीपी तो छात्रों से अपनी गर्दन बचा रही है, इसलिए इस आंदोलन में कहीं ना कहीं आकर अपने आप को दिखा रही कि हम भी आपके आंदोलन में साथ हैं। ये कैसा ड्रामेबाजी एबीवीपी के लोग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार उनके संगठन की है और दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं अपने बड़े नेताओं के घर को घेर रहे हैं? अगर आप में दम है तो आप देश के प्रधानमंत्री का घर घेरिए। अगर आप में दम है तो आप क्यों नहीं मानव संसाधन विकास मंत्री को घेर रहे हैं जो एबीवीपी से निकले हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर को घेर रहे हैं जो एबीवीपी से निकले हैं? और बात रही आंदोलन की, तो समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी छात्र सभा के नौजवान आज से नहीं, विगत 2 वर्षों से 700 दिनों से 800 दिनों से विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, संघर्ष होगी। समीर जी, विश्वविद्यालय जो है, जो किस तरीके से अभी तक ये बात थी जो 2 साल से विरोध चल रहा था, अंदर ही चल रहा था, लेकिन अब चीजें कहीं ना कहीं बाहर निकलती नजर आ रही हैं, तभी फिर मीडिया में भी सामने आई और आखिरकार हमें भी डिबेट रखनी पड़ी। जी समीर जी। आलोक जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनको किस तरीके से सड़कों पे आना पड़ रहा है, मुंडन करवाना पड़ रहा है, जुलूस निकालना पड़ रहा है अपनी बातें मनवाने के लिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनको एक जो आपका एक तरीका होता है, अगर उनके तरीके की बात करी जाए तो पहले उन्होंने देखा, जैसे कि अभी भी हमारे अवनीश जी ने बताया कि 2 साल से अलग अलग मांगों को लेकर लगातार विद्यार्थी आंदोलित हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे पहले 21 दिन या 22 दिन का आमदन अनशन कर चुके हैं। लेकिन जब उनको दिखा कि इनके किसी का कुछ है ही नहीं, जब सिस्टम ही नहीं बन रहा, कोई इसको सुनने के लिए रेडी नहीं है, तब फिर उसके बाद हमने देखा कि अब जो विद्यार्थी हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, उनको जुलूस निकालना पड़ रहा है अपनी बातें मनवाने के लिए। और रही बात, अभी दुष्यंत जी ने बहुत अच्छी बातें बोली कि हाँ ठीक है, ये अगर आंदोलन है तो आंदोलन भी सही है। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं दुष्यंत जी से कि आपकी सरकार है, आपके शिक्षा मंत्री, वो इस पे इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर क्या हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी हो या मंत्री हो, किसी की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट देखा हो कि वो समर्थन दे रहे हैं विद्यार्थियों का, या फिर वो इस जुलूस को सही ठहरा रहे हैं, या फिर वो जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, जो मैनेजमेंट है, उससे कोई एक राउंड टेबल करने की बात कर रहे हैं कि आपस में आके लोग बात कर लें? तो देखिए दुष्यंत जी, बातें तो अभी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी को वो अपने जो आला कमान है, अपने जो बॉसेस हैं, उन तक बात पहुंचाएं और ये कहें कि इस बात को जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसके साथ, जो भी यूनियन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ के बात करें, जो भी है आपस में बात करके मसला हल करें। क्योंकि देखिए ये बात एकदम से एक, ठीक है, अगर आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना भी है तो आप ग्रेजुअली करेंगे, क्योंकि एकदम से जो आपने फीस राइज करी है, और हर एक आप देखें हर एक सेगमेंट में, चाहे वो एडमिशन फीस हो, चाहे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक डेवलपमेंट फीस है जो कि 100 से 1000, तो अगर आप देखिए तो 1000 गुना तक का इजाफा कर दिया है। तो ये किसी भी तरीके से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जैसे कि अभी भी कई लोगों ने ये बात उठाई कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, वहाँ पे कोई अंबानी का बेटा आके नहीं पढ़ रहा है, तो उनके लिए एकदम से जो फीस बढ़ोतरी हुई है, इतने फीस के साथ एडजस्ट करने के लिए, जबकि ऑलरेडी पैंडेमिक से हम अभी देखें अगर कि किसानों की आय अधूरी है, उनकी भुगतान नहीं मिल रहा है, उनको लोगों के जॉब जा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए बढ़ा देंगे तो शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। दिलीप यशवर्धन जी, मैं सारे तकनीकी पहलुओं को रखूंगा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच बढ़ावा उनको मिलेगा जब हम बात करते हैं शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन को, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं फैलेंगी और फूलेंगी, उनको बढ़ावा मिलेगा, सीधी सी बात है। और जब हम अधिकारों की बात करते हैं दिलीप जी, शिक्षा तो सबका अधिकार है, तो ये तो अधिकारों से एक तरीके से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों को अपने उनके जो अधिकार है उनसे वंचित रखा जा रहा है। दिलीप जी। आलोक जी, ठीक कहा आपने। देखिए, जो फीस हाइक का सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो रीज़न होता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा पैसा या फीस कभी इसलिए नहीं बढ़ाया जाता है, उसको प्रॉफिट कमाना है। और जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, अगर यूनिवर्सिटी ये दलील दे रहा है कि 100 साल के बाद फीस में इजाफा किया जा रहा है, तो 100 साल तक उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हो रहा था? अगर 100 साल तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी फीस में हो रहा था, तो एकदम से इतना ज़्यादा हाइक क्यों? क्या अब यूनिवर्सिटी प्रॉफिट कमाना चाहती है, या क्या उसको फाइनेंशियल लॉसेस हैं? कहाँ पर उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ आ रहा है? ये एकदम से फीस को बढ़ा देना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, कानूनता भी नहीं और सामाजिक रूप से भी नहीं है। और जो इलाहाबाद, जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वो नॉर्थ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। बिल्कुल।
जहाँ से इस देश ने बहुत बड़े बड़े लोगों को निकलते हुए देखा है। एक समय था जब क्रेज हुआ करता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, अपने आप में एक वैल्यू मानी जाती थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो जिसकी वैल्यू थी वो वैल्यू कभी पैसे की वजह से नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर फीस कम थी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी थी। तो क्या यूनिवर्सिटी ऐसी कोई दलील दे रहा है कि पैसा बढ़ा देने के बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अच्छी हो जाएगी, या फीस कम होने की वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घट गई है? मेरे ख्याल से ऐसी कोई दलील यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है आधिकारिक रूप से। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आप भी छात्र संगठन से लगातार जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन आपने किए हैं और लगातार छात्र हित की बात कर रहे हैं। अभी अभी कहां पीछे नजर आ रहे हैं थोड़ा? देखिए आलोक भाई, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा रखा है। पिछले 21 दिनों से हमारे जो अभी दिलीप यशवर्धन साहब ने कहा तो सही कहा कि ये भारत का जो है ये ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कांग्रेस के शासन में यूपीए फर्स्ट में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार आई है, लगातार शैक्षणिक संस्थानों में बहुत बड़े स्तर पे फीस वृद्धि की जा रही है। केवल ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही आलोक भाई नहीं है जी। आप IIM जो सेंट्रल जो है गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, IIM के फीस 25 से 30 लाख रुपए फीस है जी। जिस तरीके से IIT, NIT, लखनऊ विश्वविद्यालय या जो मिडिल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिस तरीके से बेतहाशा फीस वृद्धि की जा रही है, मुझे तो सीधा सीधा आलोक भाई इस पर नजर आता है कि RSS के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से कुछ चंद लोगों के लिए, जो आपने बहुत सही प्रश्न उठाया था कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो सबका अधिकार होना चाहिए। हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक अधिकार दिया था, एक कानून बनाया गया था और ये व्यवस्था की गई थी हमारे कांग्रेस की सरकार में कि हर आदमी को, देश के हर छात्र, चलिए, अगर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की अगर कांग्रेस बात करती है तो दुष्यंत जादव जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, सरकार बड़ी जोर जोर से लाई है, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विरोध प्रदर्शन कितना जायज है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कहां पर आपका गड़बड़ा गया है? और एक सवाल और जिसका जनता जवाब जानना चाहती है, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन कब आएगा बाहर और क्या यूनिवर्सिटी ने, केंद्र सरकार को ने अगर बात करें तो फंडिंग देना भी बंद कर दिया क्या या कम कर दिया है? मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है क्या? शिक्षा की बेहतरी के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार पे, जब आपने उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले से सरकारें रही हैं, किस तरह से शिक्षा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने किया है। नकल अध्यादेश कानून लाया गया, उसको खत्म कर दिया मुलायम सिंह। बोलना जानते हैं और बीच में ना बोलिए, देवेंद्र जी बात सुनिए, करना चाहते हैं। आलोक जी चुप कराइए। आलोक जी, देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, मैंने कहा ना अब सारी चीजें इसकी सरकार में कितना हुआ, कौन सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक एक करके बोले आलोक जी, मुद्दा ये नहीं है। सुनिए देवेंद्र जी, सुन लेंगे, देवेंद्र जी अभी सुनेंगे, ठीक है। कांग्रेस की सरकार में और यही यदि मान लो अखिलेश यादव के सरकार पे बात अखिलेश की सरकार, बात कांग्रेस की सरकार की हम क्यों कर रहे हैं? बात ये कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जब हम बात करते हैं तो क्या फंडिंग नहीं दे रही है क्या? जो अब छात्रों से फीस वसूली जा रही है, बात इस पर क्यों होती है? बात इस पर होनी चाहिए। सवाल ये उठाइए, मुद्दा ये उठाइए, यूजीसी ने फंडिंग कम कर दी है क्या? बात इस पर क्यों नहीं होती? समस्या के समाधान पे क्यों होती है? बात अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर क्यों हो रही है? शिक्षित हो जाएंगे तो इनके 5 किलो अनाज में फंस करके इनको वोट नहीं देंगे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं देवेंद्र जी? जैसे राशन फ्री किया वैसे शिक्षा भी फ्री कर दे क्या सरकार? बताइए। कर रही है, इस देश को गुमराह कर रही है।
हमारे देश के युवाओं को। अच्छा चलिए आप ट्रैक पर ले आइएगा, अभी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले जिम्मेदारों से सवाल। ठीक है, आपने सवाल उठाया कि गुमराह कर रही है, ठीक है, मैं अभी आऊंगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा, आपका भी देखें जी। पहले जरा जादव जी के पास आ जाते हैं। जादव जी, मैं चाह रहा हूँ कि आज राजनीति ना हो, मैं बराबर कह रहा हूँ कि छात्र हितों को लेकर के सवाल उठे। जी जादव जी अपनी बात रखिए। बड़े नेता कम पढ़े लिखे हैं। जादव जी अपनी बात रखिए। जी बीच में बोलने की आदत है, सुनते हैं नहीं है जी। इस उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी ये आप सब लोग जानते हैं। 2000 राजनाथ सिंह जी नकल अध्यादेश लाए थे, उसको तुरंत मुलायम सिंह जी ने खत्म करके नकल लोगों को कराने। तो शिक्षा की बेहतरी की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ना करें तो ही बेहतर है। रही बात विश्वविद्यालय के और छात्रों के बीच की, तो छात्र और विश्वविद्यालय आपस में, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को वहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राजनीतिक पार्टी इस विषय पर न बोले तो ही बेहतर है। तभी हमने आज दो खास मेहमानों को बुलाया। मैं नहीं चाह रहा था कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप हो, बस जिम्मेदार जो है उनको क्या कुछ। अवनीश जी आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आपको सवाल करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि छात्रों के बीच की बात है। जी 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 अवनीश जी अपनी बात रखिए जल्दी से। पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं बड़े हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि हम इस सरकार में क्या हुआ, उस सरकार में क्या हुआ। अरे आपकी सरकार में क्या हो रहा है इसका जवाब कौन देगा? फीस वृद्धि आपने बढ़ाया, इसका जवाब आप दीजिए। क्यों नहीं आप अपने बड़े अधिकारियों से, क्यों नहीं आप अपने दल के बड़े नेताओं से बात करते हैं? कभी आप क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री से बात करने? क्यों नहीं गए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात करने? हास्यास्पद बयान दे रहे हैं यहाँ बैठकर कि इस सरकार में यह हुआ, ये सरकार में यह हुआ। बहुत इस पर शर्म लगती है। हम तो ये साफ साफ कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा को फ्री करना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इस पूरब के ऑक्सफोर्ड में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, बाजारीकरण किया जा रहा है। यहाँ मंशा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया जाए। और हमला केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर नहीं है, हमला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, अलीगढ़ में कर रहे हैं, बीएचयू में कर रहे हैं। हर जगह जो भी केंद्रीय संस्थान है उसको खत्म करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कम से कम बाजारीकरण करे शिक्षा का, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को लाए, इसलिए फीस बढ़ाने का बड़ी जिम्मेदारी से किसी भी कीमत पर ये भारतीय जनता पार्टी जान ले। अगर आप चाहते हैं आंदोलन की आग खाली एक यूनिवर्सिटी में नहीं, जेएनयू में भी दिखेगी, बीएचयू में भी दिखेगी, तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें ये आग दिखेगी। ना हो ये आग विकराल रूप ना ले, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, या यूं कहे कि हस्तक्षेप करने की जरूरत है। दुष्यंत यादव जी जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, आश्वस्त कराइए। जी हाँ निश्चित, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं इस जो आंदोलन हो रहा है, एक तरह से जो बेतहाशा फीस बढ़ाई गई है उसके विरोध में हूँ। मैं भी अपना निजी मत है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग उग्र होकर इसका विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी मुझे ये बताइए कि जो सवाल पूछा गया, सवाल किया कि आपकी तरफ से कितने नुमाइंदे गए छात्रों को मनाने के लिए, अपना पल्ला कितने लोग गए ये बस बता दीजिए। बाकी आप समाजवादी पार्टी ने क्या किया मैं ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा हूँ। जी यहाँ आमरण अनशन स्थल पर बैठा हूँ। मैं चाहूंगा कि एक दो शब्द जो यहाँ की वास्तविकता है जी, भाजपा कांग्रेस सपा में रहेंगे तब तो हमको नहीं लगता है कि अखिलेश जी आप अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका देना पूरी अपनी बात। जी हाँ ठीक है। हाँ आलोक जी, मैं यहाँ NSY का स्टेट प्रेसिडेंट। जी जी 21 दिनों से हम लोगों का यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है। यह तीसरी खेप हमारी बैठी है, हमारा आज 6वां दिन। तो आप NEP 2020 के बाद आप हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, इनका स्पष्ट निर्देश है कि जो विश्वविद्यालय है, पहले यूजीसी ग्रांट देती थी, पहले यूजीसी फंड देती थी, लेकिन अब बोला गया है कि यूनिवर्सिटी लोन से, और 10% बोला गया है कि हमारी यूनिवर्सिटी 200 बाहर हो गई है, तो हमारी कुलपति महोदया को बोला गया है कि आप 10% अपनी रिसोर्सेज से इस्तेमाल करें। इसकी वजह से इन्होंने फीस बढ़ा दी। फीस बढ़ा दिया तो मामला आता है जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई अचार, घी या दूध, दही, मक्खन बेचने का तो या प्रोडक्ट बेचने का स्थल है नहीं। आप यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, आप यहाँ पर मानव संसाधन को डेवलप करते हैं। जहाँ से जो छात्र निकलेगा वो भविष्य में तमाम सरकारी पदों को सुशोभित करेगा, तमाम उच्च पदों को सुशोभित करेगा। मामला यहाँ पर आता है कि आप देखेंगे ये जो 400% फीस वृद्धि हुई है, ग्रामीण परिवेश के आने वाले, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथी हो, वह सीधे तौर पर उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और ऐसे भी इनका शिक्षा में आप प्रतिनिधित्व देखेंगे, खत्म कर लेने दीजिए, उच्च शिक्षा की पे इनका प्रतिनिधित्व देखेंगे बिल्कुल नहीं है। वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे,
प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और बाजारीकरण किस तरीके से हो रहा है, ये तमाम और पूरी कुल मिलाकर के जो सर, 30 सेकंड में वो कहीं ना कहीं में पूरी तरीके से प्रभावित होगा। मैं दिलीप जी जल्दी से, एक बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे ले रहा हूँ। जब मैं जानकारी ले रहा था, जब तो अभी लगभग 2 साल पहले जब पीके हंगलू साहब आए थे, जब वीसी तक उन्होंने भी फीस वृद्धि को लेकर के यही उठाया था, तभी इतनी तस्वीर नजर आई थी और आखिरकार उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब संगीता श्रीवास्तव है नई वीसी, अब प्रदर्शन किस तरीके से आंदोलन तेज होता जा रहा है, क्या अब उन्हें भी इस तरीके का कुछ फैसला लेना पड़ेगा? क्या लेना चाहिए आलोक जी? हाँ। देखिए, शिक्षा देना ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी, इसको संवैधानिक जिम्मेदारी कह लीजिए, स्टैट्यूटरी ड्यूटी कह लीजिए, सामाजिक जिम्मेदारी कह लीजिए, शिक्षा देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और ये सरकार की है। वो सरकारें जो शुरू से इस देश पर राज करती आई हैं उनकी भी जिम्मेदारी थी और वर्तमान में भी जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो छात्र हैं, स्पेशली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ पर फीस का बोझा बहुत ज़्यादा छात्रों पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एकदम प्रूवन है कि सरकारी स्कूलों में या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ने जाते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी चाहिए लेकिन वो उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी इस तरीके से पैसे बढ़ा देंगी तो वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आज भी जो 70%, 60 से 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण परिवेश में रह रही है और ग्रामीण परिवेश वाले की इनकम कम है, ये सरकार खुद कहती है। क्योंकि जब सरकार ये क्लेम करी कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांट रही है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग जब खाना खाने लायक नहीं है तो वो शिक्षा लेने लायक कैसे होंगे? और उन 80 करोड़ लोगों में भारत का भविष्य है, 70%, 60% भारत का भविष्य है और वो भविष्य तभी बनेगा जब शिक्षा होगी। और शिक्षा कैसे मिलेगी? जब वो खाना खाने के लिए पैसा नहीं जुटा पाता है तो शिक्षा के लिए पैसा कैसे जुटाएगा? तो सरकार की जिम्मेदारी यही नहीं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाए, सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि उन 80 करोड़ में जितने पढ़ने वाले बच्चे जो भारत का भविष्य हैं उनको शिक्षित करने के लिए भी अपना सहयोग दे। चलिए, बड़ी जिम्मेदारी से इसी सवाल का मैं जवाब आगे लूंगा। मैं दुष्यंत आलोक जी एक बात और बता दूं, यूनिवर्सिटी को अगर कहीं पैसे की कमी होती है तो यूजीसी ग्रांट भी देती है, 2 तरह की ग्रांट्स देने की बिल्कुल प्रावधान है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था जी। बड़ी बात यह कि यूजीसी ने क्या अपने हाथ पीछे खींच लिए इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? बड़ी बात दुष्यंत चौधरी, जब हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। और दिलीप जी ने जो सवाल उठाया बड़ी जिम्मेदारी से, इसलिए मैं सीधे आप ही के पास आया, मैं किसी भी राजनीतिक दल के या किसी अन्य संगठन के पास नहीं गया। जल्दी से जवाब दे दीजिए, सरकार इस मामले को लेकर के कितना सजग है और हाल फिलहाल अब किस तरीके से आप क्या हस्तक्षेप करेंगे, किस तरीके से समझाएंगे जो समझौते जैसी स्थिति क्या कुछ बनती नजर आ रही है? जी नहीं, सरकार का यही है कि सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालय और छात्र अपनी बातों को दोनों को आपस में टेबल पर बैठ के सुलझा लें। निश्चित ही, क्योंकि ये छात्रों के हित का मामला है। छात्र और विश्वविद्यालय जब तक बैठेंगे नहीं तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। सरकार का हस्तक्षेप ना हो वही बेहतर है। ये विश्वविद्यालय के और छात्रों के बीच का मामला है, ये वहीं सुलझ जाना चाहिए। अब जब चीजें पब्लिक फोरम में आ जाती है ना, तब ये विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच का नहीं रहता है। अब पूरी मीडिया कवरेज शिक्षा मंत्रालय से चल रहा है, कुलपति यहाँ पर कठपुतली है। जी। आप एक तरफ बोलते हैं कि मोदी जी 6% जीडीपी का शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, तो ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फीस बढ़ानी क्यों पड़ गई? 10% अपने रिसोर्सेज से क्यों इकट्ठा करने पड़ गए? दोहरी बात मत सर करिए। मैं आपके आला अधिकारी इस पर स्पष्टीकरण देने। 21 दिन आमरण अनशन का बहुत बड़ी बात होती है। 21 दिन से हम लोग यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कुलपति हैं, यह फिर से बोल रहा हूँ कि यह कठपुतली है। असली खेल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय और यूं कह सकते हैं इनके समीर जी सवाल का जवाब जल्दी से देंगे। असली खेल की बात हो गई है, असली खेल कौन है तो खिलाड़ी कौन है फिर जब अगर असली खेल की बात होगी? जी देखिए आलोक जी, मैं खुद इस बात को नहीं उठाना चाह रहा था क्योंकि फिर ये होता है कि राजनीतिक दल हैं तो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर एक छात्र ये बात बोल रहे हैं तब ये बात पे गौर करने वाली है कि आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी का जो एजुकेशन के प्रति जो दिखावा है वो, और अभी जो दुष्यंत जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए आप अपना बीच में बात है, आपने इसमें कोई हमारी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वहीं पे गलती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक गेट लग गया होता तो प्रधानमंत्री जी उस गेट के उद्घाटन पे आते और कहते कि ये देखिए हम विद्यार्थियों के लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए कितने तत्पर हैं।
तो अब जो दुष्यंत जी जो बात कह रहे हैं उसको समझने बहुत आसान बहुत है समझने के लिए कि एक्चुअली में जो दोहरा व्यवहार है वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर रही है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। क्योंकि देखिए, चाहे विद्यार्थी हो चाहे किसान हो, अपनी स्पीचेस के लिए, अपने पटलों से बोलने के लिए, भाषण देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी खूब इस्तेमाल करती है। लेकिन जब उनके खुशहाली के लिए बात आती है या उनके विकास के लिए बात आती है, तब अपना हाथ झाड़ लेते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपस में मैनेजमेंट और विद्यार्थियों की बात है, आपस में सुलझा ली जाए। अरे आपस में क्यों सुलझा ली जाए? जब मैटर अब लॉ एंड ऑर्डर का हो चुका है, जब मैटर सड़क पे आ चुका है, तो सड़क पे आने के बाद प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय कुछ करेगा ही नहीं, अपना हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। और अगर हम देखें कि ये जो वृद्धि है, अगर जो कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो डबल इंजन की सरकार अब कहाँ गई? क्यों अब जो डबल इंजन की सरकार है वो केंद्रीय फंड से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कोई फंड देने को रेडी नहीं है? अगर कोई फंड की एक्चुअली में शॉर्टेज है तो, और अगर शॉर्टेज नहीं है तो फिर ये वृद्धि करी क्यों जा रही है, पैसा वसूला क्यों जा रहा है? एक जो सरकारी यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसका फर्क कम करने में क्यों आमादा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समझना बहुत जरूरी है। और हम देखें कि अगर जो बातें हैं विद्यार्थियों की, तो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी इसी साल के स्टार्टिंग की बात है, जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरह प्रयागराज को छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारा था। और उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं, विद्यार्थी इस देश का भविष्य है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तत्पर है। उसके बाद अभी ये बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आई हर्षवर्धन जी को, दुष्यंत जी को, जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, उनसे पूछा गया तो वो समाजवादी पार्टी को लेके आ गए। अब समाजवादी पार्टी ने जो कन्या विद्याधन दिया वो उनको नहीं दिखा, समाजवादी पार्टी ने जो बेटियों को पढ़ाने के लिए जो स्कीम निकाली वो उनको दिखाई नहीं दिया, समाजवादी पार्टी की ही लैपटॉप वितरण स्कीम का जो फेल्ड कॉपी वो करने की कोशिश करी और लैपटॉप से मोबाइल तक आ गए, वो भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद देखिए, मैं खाली मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं करी थी, लेकिन बात खाली यहाँ आ जाती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गलत। देवेंद्र जी, मुझे लगता है आज आप कुछ एक अच्छा सुझाव देने के मूड में नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे साफ तौर पर बता रही है। जल्दी से कोई सुझाव दीजिए, मैं आज सुनना चाहूंगा। कोई राजनीति नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं छात्र हित की आज बात कर रहा हूं। अगली आवाज देवेंद्र जी की। देखिए आलोक भाई, हाँ। आप की जो बाणी है, जो आज का आपकी एंकरिंग है, हाँ। वो निश्चित तौर पे दिखाता है कि आप बहुत ही संवेदनशील पत्रकार हैं और जिन बिंदुओं को आज आप छू रहे हैं, अभी हमारे बगल बैठे हुए भाई दिलीप यशवर्धन जी ने जिस तरीके से जो बहुत ही एक मजबूत पॉइंट कहा है कि जब सरकार 80% लोगों को अनाज खाने के लिए दे सकती है तो क्या उसको लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा नहीं दे सकती है? और निश्चित तौर पे ये कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा आलोक भाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर जो हमारे समाज के दबे कुचले गरीब लोग, बैकवर्ड्स, आदिवासी, एससी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। और जिस तरीके से बाजारीकरण की ओर ले जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, हाँ। ये निश्चित तौर पे इससे देश कमजोर होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा। अच्छा, ये तो आपने समस्याएं बहुत सारी बता दी, हम तो सोच रहे थे कि आप एक अच्छा सा सुझाव देंगे जल्दी से। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है आलोक भाई, कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आमरण अनशन जो चल रहा है छात्रों का, कैसे खत्म किया जा सकता है? जल्दी से बताइए ताकि मैं भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चला सकूं कि देखिए विपक्ष के तौर पर आए देवेंद्र जी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सकता है, सुझाव दिया, सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। जल्दी से देवेंद्र जी एक सुझाव दीजिए, मैं चाहता हूँ। मैं आलोक भाई यही सुझाव देता हूँ कि सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके शिक्षा के लिए, बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्र हैं कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, रिसर्च, इनोवेशंस। और आज दुख इस बात का है कि ये देखा जाए तो चाहे IIM हो, IIT हो, NITs हो, यूनिवर्सिटीज हो, जिस तरीके से नौकरियों पे रोक लगाया गया है और आउटसोर्सिंग करके मात्र 10,000, 15,000 रुपए पे लोगों को पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता घटेगी और इससे देश कमजोर होगा। जी, ये एक सुझाव था। अच्छा, मैं इसका सवाल का जवाब अवनीश जी से लूंगा। अवनीश जी, जो स्टाफ कम है और अमूमन ये बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में भी देखा जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी ज्यादा है,
तो ऐसे में कई बार मैंने एक्सपर्ट से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि गेस्ट फैकल्टी की जो सैलरी है वो इसी से निकलेगी, क्योंकि अब यूजीसी ने हाथ खींच लिए हैं, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, तो फीस बढ़ोतरी जब होगी, जब छात्रों की फीस ज्यादा फीस आएगी तो उससे उन गेस्ट फैकल्टी की कम से कम सैलरी निकलेगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ, जो लगातार तमाम तरीके के वादे करती थी, यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, 2014 में जब इलाहाबाद की सरजमी पे गए थे तो वहाँ से उन्होंने ऐलान किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमें मौका दीजिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना देंगे। तमाम तरीके उन्होंने तेज फेंकने का काम किया था, लेकिन उन फेंकने के बाद आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप एक संवेदनशील पत्रकार हैं, जिस तरीके से आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को आवाज को उठाने का काम किया है, ये सरकार कैसे छात्रों के बारे में सोचेगी? जो नौजवान, जो छात्र हिंदुस्तान का भविष्य है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, क्या उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है? क्या चाहती है कि बेरोजगारी के नाम पर दर दर की ठोकरें पाए? आज बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के नौजवान विदेशों में जाकर नौकरी करने को मजबूर है, तो उसकी देन कहीं न कहीं अशिक्षा है। अगर वो शिक्षित होते, अगर उनको शिक्षित होते तो रोजगार मिला होता। उसी तरीके से चूंकि पूरब का एक्सपोर्ट है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खासकर पूरब के लोग ज्यादा पढ़ने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं है कि अगर नौजवान शिक्षित हो जाएगा, नौजवान पढ़ लेगा तो वो बेरोजगारी पर बात करेगा, वो स्वास्थ्य पर बात करेगा, वो आपसे अपने हक की बात करेगा, वो जहां आप गलत करेंगे उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केवल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के नहीं विदेशों को भी तमाम छात्र और छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुझे कोई राजनीति में, फिर कह रहा हूं मुझे राजनीति नहीं करनी, मैं एक बार अखिलेश यादव जी के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, कुल मिलाकर के देखिए सुझाव भी आए, प्रशंसा भी हुई, योजनाओं की आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इन सब के बीच जो आंदोलन चल रहा है, जो छात्र सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा जो कौन सी चीज प्रभावित हो रही है वो है शैक्षिक पाठ्यक्रम, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं। इस पर कौन चर्चा करेगा? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। कब पढ़ेगा? ऐसे तो ना पढ़ेगा ना बढ़ेगा। देखिए सर, मुझे थोड़ा समय जरूरी है। हाँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जी, जहाँ से हमारा आमरण अनशन है, ठीक यहाँ से 160 किलोमीटर दूर चंदौली मेरा घर है, चरवनिया गांव। किसी को भी भेज करके मेरा घर दिखवा लीजिए। 2 कमरे हैं, एक करकट लगा है, मेरे वृद्ध पिताजी और माताजी। हो सकता है पिताजी मेरे खेत में जाकर के धान अपना देख रहे हैं। ठीक इसी समय मैं इलाहाबाद में बैठ करके आमरण अनशन कर रहा हूँ, और हमसे ज्यादा गरीब तबके, मतलब कि हमारी तो थोड़ा बहुत भी आमदनी आ जाती है कि हम पढ़ ले रहे हैं, बहुत निचले तबके से छात्र यहाँ पर आकर के पढ़ने आता है। तो यह जो लड़ाई है यह उसकी लड़ाई है। आप जब उसको विश्वविद्यालय में ही नहीं आने देंगे तो पठन पाठन कहाँ से आप शुरू करेंगे? पहले तो लड़ाई है कि वह विश्वविद्यालय में एंटर करे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको कहना चाहूंगा सर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। हम अपने संवाद के लिए बात करने जाएं तो या तो हमें से पुलिस के माध्यम से बात किया जाता है, या तो हमसे नोटिसों के माध्यम से बात के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संवेदनहीनता इस कदर सर लागू है कि आज 21 दिन हो गए हमारे आमरण अनशन के। अभी यहाँ का ग्रुप डी का भी कर्मचारी को हमारी कुलपति महोदया नहीं भेजी है, न ही इस विश्वविद्यालय के अंदर इंटर किए। आज हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उनका लापता होने का पोस्टर भी जारी किया। सर, सवाल शिक्षा का ही है, और उसी शिक्षा का कि जहां से उन ग्रामीण परिवेश से छात्र आकर के तमाम पदों को सुशोभित किए हैं, लेकिन यहाँ पर तो यह परिपाटी शुरू की जा रही है कि उन लोगों को तो उच्च शिक्षा में आने ही न दिया जाए, यहीं पर दरवाजे बंद कर दिया जाए। लेकिन बड़ी खेतों में काम करते थे, जो भैंस चराते थे, अखिलेश जी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे, बड़ी विडंबना है। दुष्यंत जादव जी, मैं जिम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। मैंने जो भी सवाल किया, आपने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र पूरी तरीके से मिलजुल करके अभी भी एक विकल्प निकल सकता है, और लगातार वार्ता की जा रही। वार्ता किससे की जाएगी? वीसी साहब के देखिए अभी बताया अखिलेश साहब ने पोस्टर लगाए हैं कि वो गायब नजर आ रही हैं, तो बात किससे करी जाएगी? पुलिस वालों से बात की जाएगी? नहीं, देखिए, बात VC साहब से की जाएगी, लेकिन जिस तरह से समीर सिंह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीछे कन्याधन दिया और ये दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री थे तब नकल अध्यादेश कानून आया था। आपने एक सेकंड सुन लीजिए, नकल अध्यादेश कानून लाया था जिसको मुलायम सरकार ने खत्म किया। वो सही था या गलत था? वो सही था या गलत था?
वीसी से बात कह रहे हैं, होगी कैसे होगी जब लापता है वीसी साहिबा। देश मुलायम सिंह जी ने खत्म किया वो सही था या गलत था? मुलायम सिंह जी वीसी नहीं है, वीसी नहीं है, नेताजी मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी सरकार क्या कर रही है? अरे भैया आप वही मैं आपसे कौन सा जवाब? आप मेरी पार्टी के ऊपर बात कहेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी पार्टी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? डबल इंजन की सरकार से पूछेंगे। और जब शिक्षा पे बात हो रही है, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ, जो बात आप पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप पीछे चले जाते हैं कि हमने ये किया अपने कुकर्मों को, उनको भी तो बताइए ना। यूनिवर्सिटी है, कोई ग्रांट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी के पास, तो पूछेंगे किससे? समाजवादी पार्टी से पूछेगा। करके बैठे हुए हैं, नकल कराई लोगों की शिक्षा में मट्टा डालने का काम किया। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे पाए और वोट ले पाए। 80 करोड़ लोगों को पढ़ा के वो राशन खुद कमा रहे हैं, क्या आप उनको नहीं करना चाहते हैं? मैं बहुत देर से सब मेहमानों की बात सुन रहा था। मैं एक बार जरा दिलीप जी के पास आ जाता हूँ। दिलीप जी, जो घटनाक्रम सामने आ रहा है और जो चर्चा चल रही है और जो सवालों के जवाब आ रहे हैं उनको देखते हुए अगर हम बात करें कि उस वही देश सक्सेस है शिक्षा के मामले में, अनुसंधान के मामले में, चाहे एक उन्होंने शिक्षा पर पूरी तरीके से अनुसंधान पर फोकस किया है। बात करें यूरोप की, बात करें चाइना की, बात करें यूएई की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की जो रीढ़ की हड्डी है वो शिक्षा ही माना जाता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप डेवलप हो जाएंगे। लेकिन भारत में शिक्षा के ऊपर शुरू से कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और भारतीय संविधान लागू हुआ था तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर इस देश में हर छठे से 6 स्टैंडर्ड तक के हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी। लेकिन ये कांग्रेस के रिजीम में हुआ नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा की स्थिति तब से खराब है और ये आने वाली सरकारों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारा मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सुनिए, देवेंद्र जी, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने बड़े-बड़े देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुनिए, तो समय बहुत कम रह गया है। बड़े जो है IIT NIT किसके शासन में खुले हैं? देवेंद्र जी, मैं दे रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैं दे रहा हूँ जवाब। सुनने की नहीं हो रही है बात, क्रियान्वयन की बात हो रही है उनके। क्यों बायस्ड होके अब आप सुन ही नहीं रहे हैं। ये अब आपकी बात होगी तो आप बायस होने की बात करने लगे। अभी मैं भाजपा को कह रहा था तो आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, मेरा ना भाजपा से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। बैठे प्रवक्ता हंस मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने एक भी केवल कोई भी जो है प्रश्न का जवाब जिम्मेदारी के साथ नहीं दिया है। आपने कौन सा सुझाव दे दिया मुझे अच्छे से ये बताइए मुझे। आप एक पत्रकार बोलने नहीं दे रहे, आप पत्रकार को बोलने नहीं दे रहे, विकास सबका सुझाव दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, छात्र हित की बात कर रहे हैं। 2014 में आप उनकी आवाज वादे किए थे, क्या एक भी वादा पूरा किया है? केवल जनता के आंख में धूल झोंकता, केवल वादा खिलाफी, केवल नफरत पैदा करना, केवल झूठ बोलना, केवल लोगों को लड़ाना। आज इस देश के जो हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है, देश निश्चित तौर पर बहुत खतरे की ओर जा रहा है। आज बेरोजगारी एक चरम पे है, बेरोजगारी एक महामारी के रूप में हो गया है। इतने सारे हमारे पढ़े लिखे युवा घूम रहे, कोई नौकरी नहीं है, महंगाई उसके ऊपर, महंगाई एक महामारी है, 30% है बेरोजगारी आज पूरे देश में। आप आखिर जनता जो आपको वोट दिया है किस लिए वोट दिया है? आप किस लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं? जो जनता को बना रहे हैं, जो जनता के हाथ में धूल झोंक रहे हैं। आखिर कब तक ये आप नंगा नाच करते रहेंगे? कुल चंद दो पतियों को देश सौंप दिया है। आप केवल जनता को गुमराह करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। आप अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। 3.9 है, देश का हालात शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। आप युवा आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा, इतिहास आपको नहीं माफ करेगा। आप इतिहास में कलंकित शासक के रूप में आप लिखे जाएंगे। अरे देवेंद्र जी, आप भारत छोड़ो यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से आप उसमें शामिल नहीं हुए क्या? आलोक जी, हाँ चलिए, अब समय बहुत कम है। दिलीप जी अपनी बात रखिए जल्दी से। बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हर राजनीतिक पार्टी ने अगर इस देश में डेवलपमेंट किया है तो हम पीछे क्यों?
हर पार्टी ये कहती कि साहब हमने तो सब अच्छा किया था, तो फिर इस देश में खराबी क्यों है? चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें हो, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो। बिल्कुल दिलीप जी, आपने सही कहा। नेता कह रहे हैं विकास की गंगा बहा दी और जनता कह रही है विकास को ही गंगा में बहा दिया। क्यों दिलीप जी? यस, यही है, यही सत्यता है। मैं कहता हूं कि अगर सारी पार्टियों ने डेवलपमेंट किया है तो फिर हमारे देश की हालत क्यों है? अब तो जो वर्तमान सरकार है ये भी पिछले 8 साल से इस देश पर काबिज है। ये सारा ठीकरा पीछे सरकारों पे फोड़ते हैं, पीछे सरकार इनके ऊपर फोड़ती है। ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, बिल्कुल बड़ी बात यह है कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। अब आगे स्थितियों को, हालातों को किस तरीके से सुधार सकते हैं, चर्चा उस पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मैं एक फाइनल कमेंट, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, मैं एक बार समीर जी, कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो समझौता विरोध प्रदर्शन जो जारी है लगातार, इससे छात्र का जो है वो अहित हो रहा है। लगातार हम भी ये अपील कर रहे हैं कि छात्र किसी तरीके से कोई भी ऐसा आंदोलन ना करें जिससे उन्हें खुद ही आत्मग्लानि हो और खुद ही कहीं ना कहीं क्षति हो। क्या सुझाव देंगे समीर जी? जी आलोक जी, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि अगर छात्र ज्यादा प्रदर्शन करेंगे तो फिर उनको उत्तर प्रदेश पुलिस के डंडे से उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये चीज देखते हुए मैं चाहता हूं कि अपना कोई भी राजनीतिक एंगल ना रखते हुए हर एक राजनीतिक दल कम से कम अपने जो भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सपोर्ट में आए, और भारतीय जनता पार्टी भी इसको किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा ना देखते हुए जो छात्र आंदोलित हैं उनकी समस्या का निवारण करने के लिए जल्द से जल्द जो उनकी मांग है उनको सुने। जितनी भी फीस हाइक है वो फीस हाइक वापस रोल बैक की जाए, क्योंकि जो भी और जो सेंट्रल से जो भी आना था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स, वो ग्रांट सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय जो आपका विभाग है वो उनको मुहैया कराए। और आगे अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में कुछ देश के नौजवान हैं, जो देश के विद्यार्थी उनके बारे में कुछ सोचती है, तो एक फीस जो आपका एक बिना किसी एक फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल पे फ्री एजुकेशन की तरफ कोई ना कोई एक स्कीम के तहत काम करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक जो अभी दिलीप जी ने बात बोली वो इस डिबेट की सबसे अच्छी बात थी कि अगर ये 80 करोड़ राशन की जगह अगर 80 करोड़ युवाओं को इतनी शिक्षा मिले कि उनको उनका राशन वो खुद ही कमा पाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता हमारे देश के। एक अच्छा समस्या का समाधान निकला। अवनीश जी, मैं चाहूंगा कि इस आंदोलन को, इस जो लगातार किस तरीके से भीड़ जो उग्र हो रही है, इस प्रदर्शन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हम नौजवान हैं और देश को आज़ादी तब मिली थी 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और आज़ादी जाकर 1947 से मिली थी, और क्रांति कभी रुकती नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदया, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के गृह मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑफिसों में जाकर बैठी पड़ी हैं, जो उनसे बैठकर चाय पी रही हैं, ये हिंदुस्तान का नौजवान है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नौजवान है। इसके पहले भी हम लोगों ने तमाम वाइस चांसलर को और हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्री की उनकी हैसियत बताने का काम किया है। आने वाले दिन में अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदया, मानव संसाधन विकास मंत्री उसमें इंटरफेयर करके अगर विश्वविद्यालय की फीस को कम नहीं करेगा तो आंदोलन चलना रहेगा। और हम लोग कहना चाहते हैं, अभी तो हमारे नए नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं, हम लोग उस आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन करेंगे। और जिस तरह इसके पहले तमाम तानाशाहों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भगा दिया गया, उसी तरीके से संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम लोग रहने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय गरीब छात्रों का है, विश्वविद्यालय नौजवानों का है, वहाँ गरीब छात्र नौजवान पढ़ेगा। भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर से मैं कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें ना करिए मंचों से जाकर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को, छात्राओं की, आज नवरात्र का पहला दिन था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने आंदोलन में आकर समर्थन दिया। उन्होंने मांग की कि हम देवी, अगर तो आप हिंदुस्तान की देवियों की पूजा करना चाहते हैं, अगर तो वास्तव में मूर्ति की जगह तमाम महिलाएं यहाँ सड़कों पर खड़ी हैं, विश्वविद्यालय में खड़ी हैं, इनकी पुकार को सुनिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फीस को कम करिए। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन होगा, और इस आंदोलन के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रशासन और उसके लोग होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, फीस किसी भी कीमत पर वापस लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें अपनी कीमत पर वापस लेना पड़ेगा। दुष्यंत जी, आप जवाब सोच के रखिएगा। देखिए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अखिलेश यादव जी आपके पास आ रहा हूं। तमाम सारे सुझाव हैं, दबाव हर तरफ पड़ रहा है, खाली फीस वृद्धि को लेकर के ही नहीं है, और जो हिटलर शाही चल रही है वीसी की, उसको लेकर भी छात्र छात्राओं में काफी आपत्ति है। जी सर, देखिए, इस सब मुद्दों के खिलाफ हम लोग गांधी के रास्ते पर हैं। हमने गांधी का रास्ता अख्तियार किया है।
हम उपवास पर बैठे हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अहिंसा में हम विश्वास रखते हैं। हमें पूरा का पूरा विश्वास है, जिस प्रकार देश की आजादी में महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करते हुए देश को आजाद कराया और तमाम लड़ाइयां लड़ी, हमें अभी भी पूरा विश्वास है कि इस अहिंसात्मक तरीके से उपवास पर बैठ करके, और आप देखेंगे धीरे धीरे छात्रों में भी काफी आक्रोश आ रहा है। आज आप देखेंगे कि लगभग नवरात्रि के प्रथम सोमवार के दिन हमारी सैकड़ों से ऊपर हमारी जो छात्रा बहनें हैं आकर के इस आंदोलन को समर्थन की। आप देखेंगे कि आज शक्ति की उपासना का दिन था और जिस प्रकार से इन छात्राओं ने समर्थन दिया, हम सभी का आत्मबल लगभग और 2 गुना हो गया है। जी, बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की जिस तरीके से बात की जा रही है, आज इस वृद्धि पर नवरात्र का पहला दिन था, लेकिन किस तरीके से जो छात्र छात्राएं भी आज आई वहां पर समर्थन दिया। देवेंद्र जी, कुल मिलाकर के अब सरकार पूरी तरीके से गिरती नजर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के अब एचआरडी मिनिस्ट्री को भी अब हस्तक्षेप की जरूरत है। जिस तरीके के हालात हैं, परिस्थितियां बहुत जल्द ही लगता है हस्तक्षेप करेगी मिनिस्ट्री भी। देखिए, निश्चित तौर पर आलोक भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एचआरडी मंत्रालय को और प्राइम मिनिस्टर को अपनी हठधर्मिता को त्याग करके और जो आंदोलित हमारे छात्र हैं, जो उनके जुनून मांगे हैं, उनको मांगना चाहिए। बिल्कुल, जुनून मांगों पर विचार करना चाहिए। चलिए, एक फाइनल कमेंट आज का जादौन जी। कुल मिलाकर के देखिए, विपक्ष की तरफ से भी सुझाव आए, छात्र संगठन की तरफ से सुझाव आए, मैं आपकी तरफ से कैसे आप आश्वस्त करेंगे? मुझे एक फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ छात्र के हितों की रक्षा हो और छात्रों का और विश्वविद्यालय के प्रशासन का बैठ के समझौता हो, अच्छे से निपट जाए और इसमें राजनीतिकरण ना हो। लोग जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं वो रोटी ना सीखे और छात्रों के हित की रक्षा हो। चलिए, छात्रों के हितों की रक्षा हो। दिलीप जी, राजनीति ना हो, राजनीति कौन कर रहा है? जल्दी से एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, दिलीप जी। जिस राजनीतिक पार्टी को मौका मिलेगा वो राजनीति करेगी। ये देश का इतिहास रहा है, वर्तमान भी है कि जब जिसको जैसा मौका मिलता है वो राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटता है। मेरा ये कहना है कि विद्यार्थियों का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, इन दोनों को समझने दीजिए और इन दोनों के साथ जो इनकी गवर्निंग बॉडीज हैं, जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, उनको समझने दीजिए। किसी राजनीतिक पार्टी को इसमें दखल अंदाज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। समीर जी आपका भी, देवेंद्र जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी, दुष्यंत जादौन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीश यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अखिलेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के छात्र प्रदर्शन जो है वो जोरों पर है। अब जरूरत है कि किस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र अभी भी शायद एक मंच पर आए तो कुछ जरूर कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा, लेकिन हाँ, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।